हेलो गाइस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ मार्केट फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट फंक्शन क्या होता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या फिर जो बोल सकते हैं प्रोसेस जो है, डिफरेंट प्रोसेस जो है मार्केट फंक्शन का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्राइस डिसाइड होता है मार्केट का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है। हमारा मार्केटिंग अब लास्ट स्टेज पे पहुंचने वाला है, ख़त्म होने वाला है ये सब्जेक्ट। और आई होप आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था ये। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ मार्केट फंक्शन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, मार्केट फंक्शन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो मार्केट फंक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज फंक्शन, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, मार्केट फंक्शन का मतलब है कि जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो हमारा मार्केट फंक्शन के अंदर आता है। अल्टीमेटली बाइंग और सेलिंग ही हो रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो सारे जो है वो हमारे मार्केट फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज फंक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज जो हो रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में प्रोड्यूस का, प्रोडक्ट का, उसी को हम मार्केट फंक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट फंक्शन। तो मार्केट फंक्शन का मतलब है एक्सचेंज फंक्शन बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग, बायर्स और सेलर्स के बीच में प्रोड्यूस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको एक्सचेंज फंक्शन भी कहते हैं। बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, बाइंग और सेलिंग्स जो है वो हमारा मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? मान लीजिए मार्केट है तो जब तक उसमें बायर्स ही नहीं होंगे तो कैसे प्रोड्यूस जो है वो सेल कैसे होगा? सेलर्स नहीं होंगे तो फिर बायर्स खरीदेंगे किससे? ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट मार्केटिंग लोग हैं ये। ठीक है, तो बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्रोसेस। ये हमारा पहला मार्केटिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले सेलर्स होते हैं वहां पे, तभी तो बायर्स आएंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, इंटरमीडियरीज, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स डू दिस फंक्शन। प्रोड्यूसर्स मीन्स फार्मर्स हो गए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरमीडियरीज में जो जो भी हमारे हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, एजेंट्स वगैरह हैं, ये सारे जो हैं वो हमारा मार्केट फंक्शन के इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं या फिर इम्पॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, अब हमारा मेथड स्टार्ट होने वाला है। मेथड बहुत सारे हैं मार्केटिंग फंक्शन का। सबसे पहला मेथड जो है अंडर कवर ऑफ अ क्लोथ, जिसको हम हत्था सिस्टम भी कहते हैं। इसमें प्राइस जो डिसाइड होता है वो क्लोथ के नीचे होता है। क्लोथ के नीचे हाथ से वो लोग उंगली को ट्विस्ट करके, फिंगर्स को ट्विस्ट करके प्राइस डिसाइड करते हैं। बायर्स और सेलर्स दोनों वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम हत्था सिस्टम कहते हैं। ये हमारा प्राइस जो है वो अंडर द क्लोथ हमारा डिसाइड होता है। तो चलिए देख लेते हैं हत्था सिस्टम क्या होता है। बाय दिस मेथड द प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस आर सेटल्ड बाय द बायर्स एंड द कमीशन एजेंट ऑफ द सेलर्स बाय प्रेसिंग ट्विस्टिंग द फिंगर्स ऑफ ईच अदर अंडर कवर ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि एक मान लीजिए ये टेबल है, इसके नीचे ये कपड़े से ढका हुआ होगा। ठीक है, कपड़े से ढका होगा, इसके नीचे फिर वो लोग फिंगर्स को ट्विस्ट करके और फिर यहाँ पे हम वो प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका एक बायर्स होगा और एक कमीशन एजेंट होगा, मतलब जो सेलर्स होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे का फिंगर ट्विस्ट करेगा, उसके बाद फिर प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, कोड सिंबल आर एसोसिएटेड विद द ट्विस्टिंग ऑफ द फिंगर्स एंड ट्रेडर्स आर फैमिलियर विद दिस। ठीक है, तो इसमें कोड सिंबल होता है, सिंबल्स होते हैं कि कैसे ट्विस्ट होगा फिंगर्स और कैसे प्राइस डिसाइड होगा, वो डिसाइड किया जाता है बायर्स और सेलर्स के थ्रू। ठीक है, तो कोड उन लोग का सिंबल्स होता है और ये ट्रेडर्स को पता होता है, तभी तो पता रहेगा उन लोगों को, तभी तो ये होगा ना। तो ट्रेडर्स को ये चीज़ पता होता है और फिर वो फिंगर को ट्विस्ट करके प्राइस डिसाइड करते हैं। क्लियर? When all the buyers have given their offers, तो buyers जो हैं वो प्राइस बोलेंगे कि हाँ मैं इतना पे खरीदना चाहता हूँ, तो वो लोग अपना ऑफर देंगे, अपना प्राइस देंगे। द नेम एंड ऑफर प्राइस ऑफ द हाईएस्ट बिडर इज अनाउंस्ड टू द सेलर बाय द कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट डिसाइड करेगा, कमीशन एजेंट बताएगा कि हाँ इस बयर्स ने इतना ऑफर दिया है, इतने पे खरीदना चाह रहा है। ठीक है, वो सेलर्स को बताता है और फर्दर फिर वो उसको मिल जाता है जिसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, दिस सिस्टम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द चीटिंग ऑफ द सेलर। इसमें चीटिंग होने के
फुल चांसेस होते हैं, क्योंकि वो टेबल के नीचे अंडर द क्लोथ हो रहा है, तो वहाँ पे वो ट्रेडर्स जो है उसको तो पता रहता है, तो वो चीटिंग कर सकता है, वो जो बायर्स होंगे उनका प्राइस में हेरा फेरी भी कर सकता है। तो ये हमारा मेथड जो है वो सुटेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सेलर जो है वो चीटिंग कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट नेगोशिएशन, मतलब कि आपस में बातचीत करके जो हमारा प्राइस डिसाइड होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट नेगोशिएशन। फर्स्ट पॉइंट इज बाय दिस मेथड प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब कि दोनों की मर्जी से ही हमारा प्राइस डिसाइड होगा, प्राइस फिक्स होगा, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमन इन अनरेगुलेटेड मार्केट। ये जो मेथड है ये हमारा अनरेगुलेटेड मार्केट, मतलब कि जिस मार्केट में कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो उस मार्केट में मेनली ये किया जाता है। और विलेज मार्केट्स में अंडर दिस मेथड द इंडिविजुअल बायर्स कम टू द शॉप ऑफ कमीशन एजेंट। यहाँ पे बायर्स क्या है, बायर्स जा रहे हैं कमीशन एजेंट यानी शॉप सेलर्स के पास at a time convenient to the latter and offer prices for the products which they think आर अप्रोप्रिएट आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ द सैंपल। वो लोग सैंपल का पहले इंस्पेक्शन करते हैं। बायर्स मान लो बायर्स पहले शॉप पे आएंगे, कमीशन एजेंट से बात करेंगे, ठीक है, फिर वो अपना जो सैंपल को देख के अपना प्राइस वो उसको बताएंगे, ठीक है, कमीशन एजेंट को। अगर कमीशन एजेंट को सही लगा, ठीक है, तब वो प्रोड्यूस उसको देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वो लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं मिल के कि हाँ मेरे को इतना पैसा मैं दूंगी इसके लिए, तो इसको अगर उसको कमीशन एजेंट को सुटेबल लगेगा तो वो उसको देगा प्रोडक्ट, वरना नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट करके प्रोडक्ट वो ले रहा है बायर्स, ठीक है। इफ द प्राइसेस इज एक्सेप्टेड द कमीशन एजेंट convey the decision to the seller and the produce is given after it has been weighted to the buyers, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बायर्स कुछ प्राइस अपना फिक्स करेगा, वो बताएगा उसको कमीशन एजेंट को। अगर कमीशन एजेंट को प्राइस सही लगा तब वो सेलर्स को बोलेगा कि ठीक है इसको ये प्रोड्यूस दे दो, तो वो वेट करके प्रोड्यूस बायर्स को दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, यही आपको याद रखना है इसमें मेन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड प्रोसेस है प्राइस फिक्स होने का, दैट इज कोटेशंस ऑन सैंपल्स टेकन बाय कमीशन एजेंट, ठीक है। कमीशन एजेंट सैंपल को देखेगा पहले, उसके बाद फिर वहां पे प्राइस का फिक्स होगा, ठीक है। बाय दिस मेथड द कमीशन एजेंट टेक द सैंपल ऑफ द प्रोड्यूस, वो सैंपल लेगा टू द शॉप ऑफ द बायर, ठीक है, इंस्टीड ऑफ द बायर गोइंग टू द शॉप ऑफ द कमीशन एजेंट। यहाँ पे बायर्स कमीशन एजेंट के शॉप पे नहीं जाएगा, कमीशन एजेंट सैंपल लेके हर बायर्स के जो घर पे आते हैं ना लोग, वो होंगे, ठीक है। तो कमीशन एजेंट क्या होगा, वो सैंपल लेके बायर्स के पास जाएगा, ठीक है, बायर्स को फिर वो सैंपल वगैरह दिखाएगा, ठीक है, उसके बाद वो उसको कन्विंस करेगा और फिर वहाँ पे प्राइस डिसाइड होगा, ठीक है। द प्राइस इज ऑफर्ड बेस्ड ऑन द सैंपल बाय द पर्सपेक्टिव बायर्स, ठीक है। तो वो जब बायर्स को सैंपल दिखाएगा तो बायर्स सैंपल देख के फिर बोलेंगे कि ठीक है इसका इतना प्राइस होना चाहिए, अगर उसको सुटेबल लगेगा तो फिर वो कमीशन एजेंट देगा, ठीक है। इससे पहले वाले में जो प्रोसेस था प्राइवेट नेगोशिएशन में, यहाँ पे बायर्स जा रहे थे कमीशन एजेंट के पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमीशन एजेंट जाएंगे बायर्स के पास सैंपल लेके और फिर सैंपल दिखाएंगे बायर्स को, बायर्स उसका प्राइस बताएंगे, अगर उनको अच्छा लगा तो फिर वो फर्दर सेल होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। द कमीशन एजेंट मेक्स अ नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स, कमीशन एजेंट जो है वो बहुत सारे बायर्स के पास जाता है, ठीक है, अंटिल नन ऑफ रेडी टू बिड अ प्राइस हायर देन द ऑफर्ड अ पर्टिकुलर बायर, ठीक है। मान लो एक बायर जो है उसको बोला कि मैं 10 रुपये में खरीदूंगा, तो वो बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स के पास जाएगा, किसी ने बोला 10, किसी ने बोला 15, किसी ने बोला 20, किसी ने 10 ही बोला, किसी ने 15 बोला फिर से, ठीक है। तो प्राइस में भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो वो बहुत सारे नंबर्स के पास, बहुत सारे बायर्स के पास जाएगा कमीशन एजेंट और उसको जो सुटेबल प्राइस लगेगा, ऑफकोर्स हायर प्राइस पे वो सेल करेगा, ठीक है। तो जो सबसे हायर प्राइस देगा उसी को वो क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफर करेगा, प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसने 20 रुपये बोला है तो फिर प्रोडक्ट किसको सेल करेगा, वो 20 रुपये जो बोला है उसको सेल करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे हायर प्राइस मिल रहा है, ठीक है। तो कोटेशन ऑन सैंपल में क्या होता है कि कमीशन एजेंट जो होता है वो सैंपल लेके जाता है बायर्स के पास, उसको दिखाता है सैंपल, वो बहुत सारे बायर्स के पास जाता है और फिर वो चेक करता है कि किस बायर्स ने सबसे ज़्यादा प्राइस बोला है, ज़्यादा प्राइस पे खरीदना चाहता है, वो उस बायर्स को प्रोडक्ट वो सेल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रोसेस था। नेक्स्ट जो है हमारा डारा सेल मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। बाय दिस मेथड द प्रोड्यूस इन डिफरेंट लॉट्स इज मिक्सड एंड देन सोल्ड
एज वन लॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूस को ना एक जगह पे मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, मान लो किसी के पास पुराना प्रोडक्ट है या फिर नया प्रोडक्ट है, वो सब क्या करेगा, एक ही लॉट में मिक्स कर देगा। ठीक है, मिक्स कर देगा तो फिर वहाँ पे फिर हमारे बायर्स आएंगे और वो फर्दर परचेज करेंगे। तो परचेज करने के बाद क्या होगा कि वो उन लोग का यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं उनका वो जैसे पुराना जो प्रोडक्ट होता है वो भी सेल हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेलर्स को फायदा होता है। ठीक है, तो बाय दिस मेथड द प्रोड्यूस इन डिफरेंट लॉट्स का प्रोड्यूस को क्या किया जाता है, एक ही लॉट से सेल किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ दिस मेथड टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी एंड वन ऑफ द पुअर क्वालिटी फेच द सेम प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मैंने अच्छी क्वालिटी का भी प्रोड्यूस मिक्स कर दिया है और गंदी क्वालिटी का भी मिक्स कर दिया है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ बायर्स तो खरीद तो यहाँ पे प्राइस तो सेम रहेगा। तो क्या होगा कि सेलर्स का ये फायदा हो जाएगा कि जो पुअर क्वालिटी का भी प्रोड्यूस है वो भी वो सेम प्राइस पे खरीद लेंगे बायर्स। ठीक है, तो यहाँ ये सेलर्स के लिए फायदा होता है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमन इन विलेज फॉर फार्मर्स। यहाँ पे विलेज में जनरली ऐसा कॉमन ये मेथड होता है। ठीक है, फार्मर्स लोग जनरली ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज ओपन ऑक्शन मेथड। ओपन ऑक्शन मेथड ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा। ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाय दिस मेथड द प्रोस्पेक्टिव बायर्स गैदर एट अ शॉप ऑफ द कमीशन एजेंट अराउंड द हीप ऑफ द प्रोड्यूस। मान लो यहाँ पे प्रोड्यूस है, सारे प्रोड्यूस रखे हुए हैं, तो क्या होंगे, बायर्स जो होंगे वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, सारे बायर्स फिर यहाँ प्रोडक्ट के पास आ जाते हैं। ठीक है, The produce is given to the highest bidder after taking the consent of the seller farmers। ठीक है, ये फिर यहाँ पे भी वही होता है कि सारे बायर्स में देखा जाएगा कि किसने सबसे हायर प्राइस पे खरीदने के लिए बोला है। ठीक है, वही उसको मिलता है। दिस मेथड इज preferred to any other method because it ensure fair dealing to all parties। यहाँ पे ये मेथड इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये इस मेथड को प्रीफर किया गया है अदर मेथड की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे जो होता है यहाँ पे हमारा फेयर डीलिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सही प्राइस मिलता है, प्रोडक्ट का सही प्राइस पे ही खरीदते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी पार्टीज हैं या जो सेलर्स हैं उनको भी सही प्राइस ही मिलता है, उनको सही प्रॉफिट होता है जितना होना चाहिए। ठीक है, एंड बिकॉज द फार्मर्स विथ अ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस रिसीव हायर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जिस फार्मर्स का सुपीरियर क्वालिटी का प्राइस होगा, प्रोडक्ट होगा, उसको वो सुपीरियर प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार फिर से इस मेथड को मैं ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का हीप है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आएंगे। ये बायर्स क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स को देखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे वो बायर्स जो होंगे वो जो प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे उसका वो प्राइस बताएंगे। ठीक है, सेलर्स को प्राइस बताने के बाद क्या होगा, अगर सेलर्स को वो प्राइस सही लग रहा है तो वो सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होता है, ओपन में सारा सामान रखा रहता है और बायर्स यहाँ पे आके परचेज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फेयर डीलिंग होता है, यहाँ पे कोई भी चीटिंग होने का चांसेस नहीं होता है। इसीलिए ये जो मेथड है हमारे, ये सुपीरियर मेथड है बाकी सारे मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मर्स का अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे प्रोडक्ट रहता है उस फार्मर्स को हाई प्राइस मिलता है। ठीक है, तो जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा उसको प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फेयर मेथड होता है, फेयर डीलिंग होता है इसमें, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने 5 मेथड पढ़ा। 5 मेथड में सबसे बेस्ट मेथड जो है वो हमारा ओपन ऑक्शन मेथड है। यहाँ पे ओपन में ही सामान रखा जाता है, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होता है, फेयर डीलिंग होता है पार्टीज के बीच, और यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस मिलता है फार्मर्स को। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल फंक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग। ठीक है, फिजिकल फंक्शन जिसमें कि हमारा स्टोरेज आता है, ट्रांसपोर्ट आता है और हमारा प्रोसेसिंग आता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे विथ स्टोरेज। सबसे पहले स्टोरेज से हम पढ़ेंगे। स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन। स्टोरेज जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है विच इन्वॉल्व्स होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस अंटिल दे आर नीडेड फॉर कंजप्शन। ठीक है, स्टोरेज में क्या किया जाता है कि हम मार्केटिंग स्टोरेज में क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग करने के बाद प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, जब तक वो सेल ना हो जाए या फिर जब तक वो कंजप्शन तक ना पहुंच जाए, मतलब कि सबसे पहले हम प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि वो
खराब ना हो, ठीक है, वो पेरिशेबल ना हो जाए, ठीक है, इसलिए उसको स्टोर किया जाता है और फर्दर कंजप्शन तक उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है जिसमें गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं टाइम के बेसिस पे, ठीक है। मैंने आपको यूटिलिटी पढ़ाया था, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, पर्पस यूटिलिटी, ठीक है। तो ये सारी यूटिलिटी जो है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टोरेज में हमारा टाइम यूटिलिटी आ रहा था, ठीक है। Next is storage is an exercise of human foresights by means of which commodities are protected from deterioration and surplus supplied in times of plenty are carried over the season and season of scarcity, ठीक है। स्टोरेज जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि हमारा क्या होता है, कमोडिटीज़ जो पेरिसेबल नेचर का है, ये जो डिटोरिएट होता है वो तो बच जाता है ख़राब होने से, प्लस हमको क्या करना है कि सीज़न में तो अवेलेबल करवाना है, करवाने के साथ साथ हमें और ओवर द ईयर भी प्रोडक्ट का ये करवाना है, ठीक है। उसका उस समय हमारा नीडेड होता है तो उस समय वहाँ पे होना चाहिए वो, ठीक है, सप्लाई करवाना है, ठीक है। तो स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि हमारा डिटोरिएशन होने से बचाता है, साथ ही साथ ये ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर ईयर ये सप्लाई करता है स्टोरेज, ठीक है। स्कार्सिटी या फिर जहाँ पे सीजन नहीं है, ऑफ सीजन में भी प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, तो उसका सप्लाई करवाने में स्टोरेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। द स्टोरेज फंक्शन देयरफॉर एड्स दी टाइम यूटिलिटी टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इनको हम स्टोर कर रहे हैं तो ये हमारा टाइम यूटिलिटी का फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज नेसेसरी फॉर फॉलोइंग रीजन। अब स्टोरेज क्यों करते हैं हम, तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर सीजनली प्रोड्यूस, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है ये हमारा सीजनली प्रोड्यूस होता है, हर वेजिटेबल, फ्रूट्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका हर एक सीजन होता है, तो उस सीजन में वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है, ऑल ओवर द ईयर मिलता है ड्यू टू स्टोरेज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो हमारा सीजनली प्रोड्यूस होता है बट आर रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन थ्रू आउट द ईयर, लेकिन इसका कंजप्शन या फिर नीड जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, इसीलिए स्टोरेज जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिटोरिएशन। स्टोरेज जो है वो हमारा क्या करता है, क्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है, खराब पेरिशेबल जो खराब होने वाले हैं, सेमी पेरिशेबल जो थोड़े से कम खराब होने वाले हैं लेकिन खराब होते हैं, ठीक है। पेरिशेबल का मतलब है जो जल्दी खराब होता है, सेमी पेरिशेबल मतलब थोड़ा सा लेट से खराब होता है, और नॉन पेरिशेबल जिसको हम 1 मंथ तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल कमोडिटीज़ का, प्रोडक्ट्स का फ्रॉम डिटोरिएशन, ठीक है, ख़राब होने से बचाता है, इसलिए स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, सेमी पेरिशेबल कौन से हैं और नॉन पेरिशेबल कौन कौन से हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। Next point is some of the goods, example woolen garments, have a seasonal demand. To cope with this demand, products on a continuous basis and storage become necessity, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारा वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमारा डिमांड तो उनका होता है ओनली ऑन विंटर में, ठीक है, लेकिन वो साल भर मिलते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्टोरेज। उनका सीजनल डिमांड होता है लेकिन ये पूरे साल मिलते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्टोरेज। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस बाय एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेबलाइजेशन होता है हमारा प्राइसेस का, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। मान लीजिए हमारा मार्केट में सप्लाई कम हो गया है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सप्लाई और डिमांड कम है तो वो प्राइस जो होता है वो लो होता है, ठीक है। तो स्टोरेज से हमारा प्राइस का भी फ्लक्चुएशन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। स्टोरेज इज नेसेसरी फॉर सम पीरियड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर मार्केट्स। स्टोरेज जो है वो हमारा ज़रूरी है ताकि हम क्या करें, जो अदर मार्केट है उनका परफॉर्मेंस भी देखें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वो सीजनल में तो सब ग्रो करते हैं, ठीक है। मान लीजिए वेजिटेबल का सीजन है, मान लीजिए टोमेटो का सीजन है, ठीक है, तो टोमेटो का सीजन है तो टोमेटो तो हर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो मार्केट में क्या होगा, उसका प्राइस फॉल हो जाएगा, ठीक है। वही हम क्या करें कि स्टोरेज कर लें उस प्रोडक्ट का और फिर हम ऑफ सीजन में उसको निकालें, ऑफ सीजन में निकाल के बेचें उसको,
तो क्या होगा, हमें हायर प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड टिल अरेंजमेंट फॉर इट ट्रांसपोर्टेशन एंड आर मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग बाय द प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हम प्रोड्यूस को क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन हमें ना मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए हमें गाड़ी करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको व्हीकल तो चाहिए होगा, तो आपको व्हीकल करने तक क्या करना होगा, प्रोडक्ट को स्टोर करना होगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रोड्यूस को हम स्टोर करेंगे जब तक कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ना आ जाए, और उसको फर्दर क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग करके प्रोसेसर के थ्रू मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ सम फार्म कमोडिटीज इज नेसेसरी आइदर फॉर दियर राइपनिंग। ठीक है, जैसे कि बनाना और मैंगो हो गया, तो इन सब का स्टोरेज क्या किया जाता है, इन लोग को स्टोर किया जाता है जब तक वो पक ना जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत पक जाएंगे तब तो मार्केट में उसको सेल करेंगे ना, तो स्टोरेज किया जाता है कुछ कमोडिटीज़ का, ताकि उनको उनके राइपनिंग तक का वेट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन दियर क्वालिटी, जैसे कि राइस, पिकल, टोबैको हो गया। ठीक है, तो ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि राइस को हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेसिंग वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम स्टोरेज करते हैं, इसको मार्केट में डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है मार्केट फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टोरेज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा मार्केट फंक्शन का डिफरेंट हम मेथड्स देखे कि कैसे हमारा प्राइस फिक्स किया जाएगा बायर्स और सेलर्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने फिजिकल मेथड में देखा है हमारा, सबसे पहले हमने देखा स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन और हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने स्टोरेज पढ़ा है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।